एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 3। साइंस की बुक से चैप्टर 13 है जिसका नेम है व्हाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज देखेंगे जो पेज नंबर 178 एनसीईआरटी बुक से दिया गया है, उस एक्सरसाइज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पेज नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट एनी टू कंडीशन इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए कोई हमें ऐसे दो कंडीशन बताने हैं कि उन दो कंडीशन को फॉलो करने के बाद हम अच्छे हेल्थ वाले हो सकते हैं। तो पहली बात तो हमें हेल्थ की डेफिनेशन लिखनी होगी कि हेल्थ क्या होता है। लिखिए कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। फिजिकली मतलब जैसे कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सही हो, मसल्स सही हो, सब कुछ सही हो तो हम फिजिकली फिट हैं। मेंटली यानी हमें माइंड प्रॉब्लम कोई ना हो, हम सोचने समझने लायक हो, हम मेंटली सही हैं। और सोशली मतलब हमारे अगल बगल के लोग कैसे हैं, कैसा व्यवहार है सबका। व्यवहार नहीं मतलब जैसे कि अगल बगल की सोसाइटी हमारी कैसे क्रिएट हो रही है, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं सबके साथ, ये सब हमारा सोशली में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इन तीनों चीज़ से फिट रहते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, तो मानिए हम हेल्दी हैं। अब दो कंडीशन हमें लिखना था। तो फर्स्ट कंडीशन होगी कि वन शुड बी डिजीज़ फ्री। पहली बात तो हमें हर बीमारियों से बचना होगा, बीमारियों से दूर रहना होगा। मान लीजिए कोई बीमारी अगर हो जाती है, ज़्यादा समय तक के लिए हो जाती है, तो हम अपने आप धीरे धीरे अनहेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात हमें बीमारियों से बचना होगा। दूसरा है कि देयर शुड बी सोशल इक्वालिटी एंड हारमोनी विच आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, पर्टिकुलर फॉर सोशल एंड मेंटल हेल्थ। अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी लेके हमें चलना चाहिए कि अगर हम भरपेट खाना खा रहे हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोग भी भरपेट खाना खा पाएँ। ठीक है, क्योंकि अगर सोशली भी मायने रखता है कि हमारा हेल्थ कैसा होगा। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो फिर हमारा हेल्थ भी बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें सबका देखना चाहिए, सोशल एंड मेंटल हेल्थ सबका लेके चलना चाहिए। ठीक है, आप अपने आप से भी कोई और कंडीशन भी लिख सकते हैं कि हमें फिट रहना चाहिए, खाना खाना चाहिए, टाइम टाइम से एक्सरसाइज करनी चाहिए, और फिर बहुत कुछ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि स्टेट एनी टू कंडीशन इसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। ऐसे कोई दो उपाय बताइए जिससे आप बीमारी से दूर रह सकते हैं या फिर आपको बीमारी टच नहीं करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन होगा कि रिमेन अवे फ्रॉम स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट और डिजीज फॉर विच पर्सनल एंड पब्लिक क्लीननेस एंड गुड फिजिकल इन्वायरमेंट आर नेसेसरी। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं अपने मन से जो कि सही हो रहा हो सही हो इस आंसर में। ठीक है, तो देखिए अगर हमको बीमारी से बचना है तो पहली बात तो हमें फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा रखना चाहिए और फिर हमें साफ़ सफाई से रखना चाहिए। ठीक है, रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा भीड़ एरिया में जा रहे हैं, क्राउड एरिया में जा रहे हैं, तो पब्लिक क्लीननेस बहुत ज़रूरी है। हम साफ़ हैं, हमारे अगल बगल वाले गंदे हैं तो मायने नहीं रखता। ठीक है, उनकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पब्लिक क्लीननेस और फिजिकल इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें आसपास का वातावरण भी शुद्ध रखना चाहिए और साफ़ रखना चाहिए, तब हम बीमारी से बच सकते हैं। फिर है कि प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। पहली बात तो आप खाना पूरा भरपेट और टाइम टाइम से खाइए, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी में सेल और टिश्यू, मतलब इस चैप्टर के पहले हम लोग सेल और टिश्यू चैप्टर पढ़े हैं, तो सेल और टिश्यू को काम करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। तो अगर हम टाइम टाइम से फूड नहीं खाएंगे तो हमारे सेल और टिश्यू काम करना बंद कर देंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हमारे सेल और टिश्यू काम नहीं करेंगे। ओके, तो अब सेकंड पेज पे चलते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी चैप्टर के पेज नंबर 180 पे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 1 है कि लिस्ट एनी 3 रीज़न वाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ऑट टू सी अ डॉक्टर। मतलब क्या ऐसे कोई 3 रीज़न बताइए कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम थोड़े बीमार हैं और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ़ ओनली वन ऑफ दिस सिस्टम वर प्रेजेंट वुड बी स्टिल गो टू द डॉक्टर, वाई नॉट। कहने का मतलब है कि आप कोई ऐसा 3 रीज़न बताइए कि जैसे कि आपको डॉक्टर के जाने के पास ज़रूरत पड़ती है या क्यों पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती है, ये सब हमें लिखना है। जैसे कि मानिए कि अगर हमारा सर दर्द कर रहा है, हेडेक हो रहा है, कफ हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो एवन सिंग वन सिम्पटम आई विल गो टू डॉक्टर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कहता है कि 3 रीज़न हमें ऐसा बताइए जो कि यू आर सिक, आप बीमार होते हैं और ऑट टू सी अ डॉक्टर, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, इफ़ ओनली वन ऑफ दिस सिम्टम्स वर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू डॉक्टर।
अगर कोई एक भी सिम्टम्स आपके बॉडी में अगर होता है, कोई भी लक्षण अगर आपके बॉडी में अगर हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर क्यों नहीं जाते हैं? तो देखिए, अगर आपका हेडेक होगा, सर दर्द होगा, तो आप डॉक्टर के यहाँ ज़रूर जाएंगे सलाह लेने। सर्दी होने पे भी लोग जाते हैं, लूज मोशन होने पे भी जाते हैं। अगर इवन सीइंग वन सिम्टम्स आई विल गो टू द डॉक्टर, एक भी अगर हमें सिम्टम्स मिलता है इन तीनों में से, तो हमें डॉक्टर के यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हल्के में नहीं लेना चाहिए। थोड़ा डॉक्टर जो बताएंगे उसके हिसाब से करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। ये तो अपने ऊपर क्वेश्चन दिया था कि आप ऐसे कोई 3 लक्षण बताइए जो कि आपको होता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, और या फिर और अगर नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं, वो लिखना था। रीज़न है, इसका रीज़न भी हो सकता है कि हम क्यों डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। सिम्टम से साइन ऑफ डिजीज़, एक छोटा सा लक्षण भी किसी डिजीज़ का कारण बन सकता है। जैसे धीरे धीरे रोज़ सर दर्द कर रहा हो, आप हल्के में ले रहे हो, तो बीमारी बन सकती है ना, इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऑन डिलेइंग इट मे लीड टू सीरियस इलनेस, डिलेइंग मतलब होता है विलम्ब करना, ठीक है। अगर हम देर करते हैं और डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते हैं, मजाक में लेते हैं छोटी छोटी बीमारियों को, तो ये सीरियस मैटर हो सकता है। जैसे कि हेडेक में मीनिंगिटीज़, ठीक है। अगर हेडेक धीरे धीरे हो रहा है तो उससे मीनिंगिटीज़ भी हो सकता है आगे चल के, तो इसलिए हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन 2 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट। जैसे 3 आपको क्वेश्चन में ही दिए गए हैं, तो पूछा है कि जो फॉलोइंग केस दिए गए हैं, डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ, इसमें से कौन सी बीमारी है जो कि लंबे समय तक रहती है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन योर हेल्थ जो कि आपके हेल्थ को बिगाड़ देती है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि इफ़ यू गेट जॉन्डिस, अगर आपको जॉन्डिस हो जाती है। दूसरा है कि इफ़ यू गेट लाइस, अगर आपके बाल में जुएँ पड़ जाते हैं। थर्ड है इफ़ यू गेट एक्ने, अगर मुंह पे पिंपल वगैरह निकल जाते हैं। तो फिर मतलब क्या ये आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, वाई, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक है। आंसर लिखेंगे कि जॉन्डिस बिकॉज इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज एंड टेक लॉन्ग टू बी कर्ड। मोरेवर जॉन्डिस अफेक्ट द होल बॉडी, इट टेक लॉन्ग टाइम टू बी हेल्दी। देखिए, अगर जॉन्डिस हो जाती है ना किसी को भी, तो टाइम तक ये आपके साथ रहती है और जल्दी छोड़ती नहीं है आपको क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि क्रॉनिक डिजीज़ हमारी जॉन्डिस है। अगर जॉन्डिस हो जाती है तो लंबा समय लेती है ख़त्म होने में, और जैसे आपके बाल में जुएँ पड़ गए, मुंह पे पिंपल निकल गया, तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा हेल्थ ख़राब हो जाएगा, सेल टिश्यू काम नहीं करेंगे। लेकिन जॉन्डिस जब होता है ना, तो ये आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है और ज़्यादा टाइम लेता है ठीक होने में। ओके, अब ये मतलब इस पेज का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अब नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। नेक्स्ट पेज है कि पेज नंबर 187 पे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसी चैप्टर के, तो उसको देखते हैं। पेज नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर यू नॉर्मली एडवाइज टू टेल ब्लैंड एंड नॉरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। कहा जा रहा है कि जब हम बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, तो लोग क्यों हमें ये एडवाइस देते हैं कि भाई आप खाना खाओ ठीक हो जाओगे, नॉरिशिंग फूड लो, मतलब अच्छे खाना खाओ और फिर टाइम टू टाइम खाओ, आप ठीक हो जाओगे, ऐसा क्यों लोग कहते हैं। आंसर लिखिएगा कि इन्फेक्शियस डिजीज़ सो लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। जैसे कि अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाते हैं ना, मान लो बाय जर्म्स अगर हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमारे बॉडी को बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। अगर हम किसी डिजीज़ से पीड़ित हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम धीरे कम होने लगता है, ठीक है। तो फिर इसीलिए लोग कहते हैं खाना वाना खाना चाहिए। और फिर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम प्रॉपरली सफिशिएंट नॉरिशमेंट एंड इजली डाइजेस्टेबल फूड इज नेसेसरी फॉर अ सिक पर्सन। कोई भी पर्सन अगर बीमार है तो उसके इम्यून सिस्टम को प्रॉपर काम करने के लिए उसे टाइम टू टाइम खाना देना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आप बीमार हो तो अच्छे फल वगैरह खाओ। क्यों? क्योंकि आपके जो बॉडी की जो क्षमता है रोगों के प्रति लड़ने की, वो कम हो जाती है। तो उसे खाना वाना देंगे तब आपकी बॉडी लड़ेगी बीमारियों से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड। कुछ ऐसे आप साधन बताइए जिससे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ एक से दूसरे लोगों तक पहुंच जाते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होते हैं, पहले तो आप इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब समझिए कि जो बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वही हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाता है, ठीक है। ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। फिर आंसर है कि इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब्स ट्रैवल फ्रॉम पेशेंट टू पर्सन थ्रू। मतलब इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होता है ना, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच सकता है, जैसे एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, फिर एनिमल के थ्रू।
मतलब ये चारों अगर आपके पास कॉन्टैक्ट हैं, मतलब इन चारों के तहत एक बीमारी दूसरे पर्सन के पास पहुंच जाती है। जैसे देखिए एयर में क्या होता है कि स्नीजिंग और कफिंग सिंस लिटिल ड्रॉपलेट आर थ्रोन विच दे रीच अनदर पर्सन थ्रू एयर, एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, निमोनिया एक्सेट्रा। देखिए अगर आपको निमोनिया हुई है तो आपके बगल वालों को अगर नहीं भी हुई रहेगी ना तो हो जाएगी। कैसे? बाय एयर। अगर आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो जो आपके ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं छोटे छोटे मुंह से, वो उस पर्सन तक पहुंचेगा और वो पर्सन जब सांस लेगा तो अंदर चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप छींक के छोटे छोटे ड्रॉपलेट निकले तो बगल वाले पर्सन के पास पहुंचेगी, वो पर्सन सांस लेगा तो अंदर जाएगा, तो उसे भी निमोनिया या फिर कॉमन कोल्ड हो सकता है। ये एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड और निमोनिया। ठीक है, वाटर से भी हो सकता है। कैसे? कंटेमिनेटेड वाटर कैरीज ड्यूरिंग कॉजिंग माइक्रोब्स विच कॉज इन्फेक्शन ऑन इट यूजेस, एग्जाम्पल डिजीज सच एज कलरा। वाटर से भी हो सकता है। आप अगर आप गंदा पानी पी लेते हो, कंटेमिनेटेड वाटर पी लेते हो, तो आपको बीमारी हो सकती है। जैसे कलरा है, गंदे पानी से बीमारी हो जाती है, तो पानी भी आपको देख के क्लीन पीना चाहिए। फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि डिजीज सच एज साइफिलीज और एड्स आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे एड्स और साइफिलिस बीमारी का नाम है। ये कैसे फैलता है? जैसे कि अगर किसी से सेक्सुअल कांटेक्ट रखा जाए तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये बीमारियां फैल जाती हैं। एनिमल के थ्रू भी पहुंचता है ये, जैसे कि दीज आर इंटरमीडियरीज सच कॉल्ड वेक्टर्स। जैसे कुछ वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर क्या होता है कि ऐसे एनिमल जो कि हमारी बीमारी दूसरे पर्सन तक पहुंचा दें। ठीक है, वो वेक्टर्स होते हैं। तो ट्रांसमिटिंग डिजीज फ्रॉम अ पेशेंट टू द होस्ट, एक मरीज से दूसरे हेल्दी पर्सन तक ये वेक्टर्स बीमारियां पहुंचा देते हैं। जैसे मॉस्कीटो हुआ, एनोफिलीज मॉस्कीटो कॉज स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अगर हमें मलेरिया हुई है तो वही मतलब फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो दूसरे को काट के दूसरे को भी मलेरिया मतलब हो जाएगी। फिर इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट प्रिकॉशन कुड यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। कौन कौन से प्रिकॉशन है आप स्कूल में लेते हो कि आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ ना हो। मान लीजिए कि अगर बगल वाले को जुकाम हुआ है तो हमें जुकाम ना हो, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ और यहाँ पे तो हर इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात की है। आप कौन कौन से स्टेप ले सकते हो, कौन कौन सी आप बर्ताव करेंगे। तो पहला है कि प्रिवेंटिंग ओवर क्राउडिंग क्लासेस, जिससे कि आपको ना भीड़ भाड़ से कम रहना चाहिए। देखना चाहिए कि बगल वालों को जुकाम हुआ है तो वहाँ नहीं ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाई एयर ये आपके पास भी आ सकता है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं। फिर है कि प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पीना चाहिए। क्लीनिंग इन द स्कूल प्रीमिसेस एंड ऑल्सो इन द क्लासरूम, साफ सफाई अगर क्लास में है तब बढ़िया है। अपनी अपनी रुमाल और टॉवल यूज़ करना चाहिए। विच एन इन्फेक्टेड स्टूडेंट इन स्नीजिंग और कफिंग, जिसको खांसी हुई है और छींक आ रही है वो ज़्यादातर कोशिश करे कि खुद की हैंकी और खुद का टॉवल लेकर के आए। यूज़ ऑफ क्लीन टॉयलेट, आप अगर टॉयलेट जाते हो तो वो क्लीन होना चाहिए। नॉट टू अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट इन स्कूल और अराउंड द स्कूल टू अवॉइड मॉस्किटो ब्रीडिंग, स्कूल के अगल बगल मतलब मच्छर उच्छर को थोड़ा कम रखना चाहिए। ठीक है, और फिर वाटर वगैरह थोड़ा साफ पीना चाहिए। टू गेट वैक्सीनेटेड वेन एवर प्रोग्रामर ऑर्गेनाइज्ड फॉर इनोकुलेशन अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, आपको वैक्सीनेशन मतलब करा लेना चाहिए। जैसे कि नहीं होता है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है तो उसके लिए बच्चों को इंजेक्शन लगा दिया जाए ताकि ये बीमारी बच्चों के पास ना पहुँचे, तो ये सब हमेशा कराना चाहिए नई नई बीमारियों के आने पे। फिर है कि नॉट ईटिंग फूड एक्सपॉइल्ड टू फ्लाइज मॉस्किटो एक्सेट्रा, खुला खाना नहीं खाना चाहिए आपको, जैसे कि जिस पे मक्खी और मच्छर बैठ रहे हो आप उसे खा लीजिए। क्वेश्चन 4 है कि व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ माइल्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शन माइक्रोब्स और किल्ड इन्फेक्शियस माइक्रोब्स इनटू द बॉडी बाय वैक्सीनेशन बाय अदर मीन्स टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। आपको पता है इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम यही होता है कि हमारी बॉडी का कितना ज़्यादा हमारी बॉडी एक्टिव है किसी बीमारी पे लड़ने के लिए। ठीक है, मान लीजिए वैक्सीनेशन होता है, सुई टाइप का होता है। ठीक है, इंजेक्शन टाइप का। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोविड-19 आया, ठीक है, कोविड-19 आया तो अगर हम आपको पहले ही अगर हम आपको सुई लगा दें, इंजेक्शन लगा दें कि कोविड-19 से आप बचे रहें, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी को एक वैक्सीनेशन मिल गया है, आपकी बॉडी को एक बहाना मिल गया है, वैक्सीनेशन मिल गया, उसके पास शक्ति आ गई है कोविड-19 से लड़ने के लिए, क्योंकि आप उसके अंदर ऐसी वैक्सीनेशन डाल चुके हैं बॉडी के अंदर जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट काम करेगी। ठीक है, यही हुआ हमारा इम्यूनाइजेशन
कि वैक्सीनेशन अगर लगने पे हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है किसी बीमारी के प्रति। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कोई बीमारी नहीं चल रही है और चलते ही आप उसको अगर लगा देते हैं वैक्सीनेशन किसी बच्चे को, तो वो बीमारी उसको नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसकी बॉडी को पता है, उसके बॉडी को ये बता दिया जाता है कि ये बीमारी अगर आएगी तो आपको ऐसे लड़ना है, उसके पास शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए वो बीमारी बच्चों को नहीं होती है, किसी को भी नहीं होती अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो। ठीक है, तो कोई बॉडी किसी डिजीज़ के प्रति कितना एक्टिव है लड़ने के लिए, वो देखा, वही हमारा इम्यूनाइजेशन होता है। क्वेश्चन 5 है कि व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी। आपके मोहल्ले में कितने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, मतलब कितने ऐसे अस्पताल, ऐसे चीज़ हैं जिससे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बैठाया जा रहा हो। ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि कोई बीमारी चल रही है तुरंत इंजेक्शन लगा दिया जाए पूरे मोहल्ले वालों को कि बीमारी इस मोहल्ले में ना आए। ऐसा आपके यहाँ क्या क्या होता है आपके मोहल्ले में? और विच ऑफ दीज डिजीज आर द मेजर फैक्टर प्रोग्राम इन योर एरिया। कौन कौन से चीज़ों के मतलब जैसे मान लीजिए पोलियो के लिए लोग पोलियो इंजेक्शन लगाते हैं और फिर टीकाकरण करते हैं, तो ये सब कितनी कैसी व्यवस्था है आपके मोहल्ले में, वो आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं अपने मोहल्ले के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको कुछ थोड़ा पॉइंट दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। जैसे कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हो सकता है कि BCG वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, TB इस मोहल्ले में ना फैले या फिर मुझे ना आए, ऐसा सोच के आप BCG वैक्सीन पहले लगवा सकते हैं, जो कि हमारे मोहल्ले में उपलब्ध है। झूठ सच जो भी लिख दीजिए। पोलियो ड्रॉप अगेंस्ट पोलियो ड्रॉप पिलाए जाते हैं, पोलियो ना हो। और फिर वैक्सीनेशन अगेंस्ट चिकन पॉक्स, ऐसे इंजेक्शन लगाई जाती है कि चिकन पॉक्स ना हो। वैक्सीनेशन अगेंस्ट हिपेटाइटिस के लिए भी वैक्सीनेशन होता है। फिर DTP वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिप्थेरिया, पर्टुसिस, वुफिंग कप एंड टेटानस। जैसे टेटानस का मतलब वो होता है जो कि लोग बीमार पड़ जाते हैं लोहे से चोट लगने के बाद, उसके लिए भी इंजेक्शन लगाई जाती है, टेटनस की सुई ऐसा हम लोग बोलते हैं, वो भी हमारे मोहल्ले में उपलब्ध है। सबके यहाँ ये होता है। ठीक है, बहसने वाली बात नहीं है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मीजल्स, तो मतलब कुछ आप ऐसे चीज़ों के नाम लिख दीजिएगा आपकी हमारे मोहल्ले में इतनी व्यवस्था है। ठीक है, जैसे मेजर प्रॉब्लम आर हिपेटाइटिस एंड चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड टेटनस। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसकी होती है? हिपेटाइटिस, चिकन पॉक्स की हो जाती है, TB लोगों को हो जाती है, टेटनस हो जाता है। टेटनस ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसको हर मोहल्ले में रहना चाहिए। ठीक है, अब हमारा ये देखिए ये भी ख़त्म हो गया और अब हमारी मेन एक्सरसाइज बचती है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बस मेन एक्सरसाइज करना है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको एक्सप्लेनेशन का लिंक और नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो मेन एक्सरसाइज की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।